1 अगस्त 1982 की बात है। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के रिचमंड हिल गुरुद्वारे में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भाषण दे रही थीं। वहीं रॉ ऑफिसर्स उनकी सिक्योरिटी के लिए गुरुद्वारे के कोने कोने पर नजर रखे हुए थे। इन्हीं में से एक थे ऑफिसर जीबीएस सिद्धू, जिनका पूरा फोकस एंट्री गेट पर था। कुछ वक्त बाद उन्होंने वहां 4 सरदारों को आपस में लड़ते देखा, जिनमें से एक कुलदीप सिंह सोढ़ी को उन्होंने पहचान लिया। सोढ़ी खुद को खालिस्तान का काउंसलर जनरल बताता था। वो अपने 2 साथियों के साथ एक शख्स को अंदर आने से रोक रहे थे। ये ड्रामा चल ही रहा था कि इंदिरा का स्पीच खत्म हो गया और वो साइड वाले गेट से बाहर निकल गईं। तब सिद्धू तुरंत सोढ़ी के पास पहुंचे। ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। उन्होंने सोढ़ी को कोने में ले जाकर पूछा कि आखिर माजरा क्या था। तब सोढ़ी बोले, हमारे ग्रुप का एक आदमी बंदूक लेकर आया था और वो गुरुद्वारे के अंदर ही इंदिरा गांधी को मारना चाहता था। अगर ये घटना अमेरिका या कनाडा में होती तो खालिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ जाती, इसलिए हम उसे रोक रहे थे। इस तरह उस दिन एक खालिस्तानी ने इंदिरा की जान बचा ली। इसके ठीक 2 साल बाद 30 अक्टूबर 1984 की बात है। इंदिरा गांधी ओडिशा के दौरे पर थीं। तभी अचानक भरे स्टेज पर उन्होंने कहा कि जब तक मुझ में सांस है तब तक मेरी हर एक सांस सेवा में ही जाएगी, और जब भी मेरी जान जाएगी तो मैं कह देती हूँ कि मेरे खून का एक एक कतरा भारत को जीवित करेगा और मजबूती देगा। चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, और जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा ही ले जाएगी, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का कतरा जितना मेरा है, तो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। हालांकि वो ये नहीं जानती थी कि उनके शब्द अगले ही दिन सच होने वाले हैं। 31 अक्टूबर सुबह 9:12 इंदिरा अपने घर से बाहर निकली। वो आयरिश डॉक्यूमेंट्री मेकर पीटर उस्तिनोव को इंटरव्यू देने जा रही थी। तभी उन्होंने गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड बेअंत सिंह को देखकर स्माइल की, लेकिन बेअंत ने अचानक अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और उन पर फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगते ही इंदिरा जमीन पर गिर पड़ी। तब बेअंत चिल्लाकर बोला, देख क्या रहे हो, गोली चलाओ। जिसके बाद दूसरे गार्ड सतवंत सिंह ने तो पूरी की पूरी स्टेन गन ही इंदिरा पर खाली कर दी। इस तरह एक भारतीय प्रधानमंत्री की हत्या उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड्स ने कर दी, जिसकी वजह बना ऑपरेशन ब्लू स्टार। लेकिन सवाल आता है कैसे इंदिरा गांधी जैसी पावरफुल लीडर के होते हुए खालिस्तान पूरे पंजाब में फैल गया था? क्या वजह थी कि रॉ को भिंडरावाले की किडनैपिंग का प्लान बनाना पड़ा? क्या थी ऑपरेशन सनडाउन की कहानी, जिसे इंदिरा गांधी ने कैंसिल करवा दिया? और कैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद भी विदेशों तक पहुंच गए खालिस्तानी? इन सभी सवालों का जवाब छिपा है 1978 के उस साल में, जब पूरा पंजाब बैसाखी के रंग में रंगा हुआ था। अप्रैल 1978 पंजाब के हर गली में बैसाखी का जश्न चल रहा था। इस दिन रबी की फसल पककर तैयार होती है, इसलिए असमीज लोग बिहू, बंगाली नवाबर्षा, केरल के लोग पूरम विशु और पंजाब हरियाणा के लोग इस दिन बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं। 1978 में इसी दिन अमृत शहर में निरंकारियों का एक बहुत बड़ा समागम होना था, जिसमें निरंकारी गुरु बाबा गुरबचन सिंह भी शरीक होने वाले थे। हालांकि अखंड कीर्तनी जत्था और दमदमी टकसाल, सिखों के ये 2 एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस समागम के विरोध में थे। समागम रोकने के लिए इन्होंने दरबार साहिब से समागम तक एक मार्च निकाला और वहां पहुंचकर निरंकारियों से भिड़ गए। निरंकारी कौन थे? सिखों से इनकी क्या दुश्मनी थी? इसकी कहानी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। बस इतना जान लीजिए कि इस भिड़ंत में उस दिन करीब 15 लोग मारे गए, जिसमें 13 खालसा सिख और 2 निरंकारी संत थे। बाबा गुरबचन सिंह बाल बचे, लेकिन उन्हें मारने के चक्कर में भिंडरावाले का खासम खास फौजा सिंह खुद मारा गया। इस खून खराबे के बाद अमृतसर में टेंशन काफी बढ़ गया और पुलिस वालों को 64 निरंकारियों को अरेस्ट करना पड़ा। हालांकि कोर्ट में मामला खारिज हो गया और सारे निरंकारी रिहा हो गए, लेकिन दोनों कम्युनिटीज की तलखियां 7वें आसमान पर पहुंच गई। अब जहां जहां निरंकारियों का समागम होता, वहां वहां सिख उनका विरोध करने पहुंच जाते। सितंबर 1978 के कानपुर समागम में भी ऐसा ही हुआ। तब पंजाब गवर्नमेंट ने 6 महीनों तक बाबा गुरबचन सिंह को पंजाब आने से बैन कर दिया। बाबा इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए और कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया, जिसके बाद 6 अक्टूबर को अकाल तख्त के जत्थेदारों ने एक हुक्मनामा जारी किया कि जो भी सच्चा सिख होगा
वो निरंकारियों का सामाजिक बहिष्कार करेगा। निरंकारियों के खिलाफ सिखों के छोटे छोटे गुट बन गए, जिसमें पहला था दल खालसा, जिसे गजेंद्र सिंह ने बनाया था। दूसरा था बब्बर खालसा, जिसे सुखदेव सिंह बब्बर और तलविंदर सिंह परमार ने बनाया था। इधर दमदमी टकसाल का चीफ जर्नैल सिंह भिंडरावाला कह रहा था कि बचा यानी कि गुरबचन सिंह ने हमारे 25 लोग मारे हैं, हमने तो अभी बस 3 को ही मारा है, अभी 22 को और मारेंगे। इस तरह पंजाब के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। अकाली गवर्नमेंट परेशान थी, कांग्रेस मौके का फायदा उठाना चाहती थी, इसलिए उसने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी यानी कि SGPC के इलेक्शन में जाने का फैसला किया। कहते हैं कि उन दिनों भिंडरावाला पंजाब में काफी पॉपुलर था, इतना कि जब निरंकारियों पर अटैक के बाद उसे अरेस्ट किया गया तो लोग सड़कों पर उतर आए थे। मजबूरन सरकार को उसे छोड़ना पड़ा और अब उसकी पॉपुलैरिटी का फायदा कांग्रेस उठाना चाहती थी। इसीलिए SGPC के इलेक्शन में डायरेक्ट उतरने के बजाय कांग्रेस ने भिंडरावाला का सपोर्ट किया, लेकिन भिंडरावाले को 140 में से सिर्फ 4 सीटें मिली और वो हार गया। फिर भी 1980 के पार्लियामेंट इलेक्शन में अपने 3 कैंडिडेट्स का प्रचार कांग्रेस ने उसी से करवाया, जिस पर मीडिया ने इंदिरा से सवाल भी किया। तब इंदिरा ने साफ कहा कि वो किसी भिंडरावाले को नहीं जानती। हाँ, वो कांग्रेस के कुछ कैंपेन में जरूर गया था, लेकिन असल में उसे कांग्रेस का पूरा सपोर्ट था। वो मीडिया में अकाली लीडर्स की सेंसिटिव खबरें लीक करता था। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से भी उसने कांग्रेस को सपोर्ट दिलाया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चंडीगढ़ के होटल एरोमा में जब दल खालसा की पहली मीटिंग हुई थी तो उसका बिल 600 रुपए आया था और ये बिल भरा था कांग्रेस लीडर ज्ञानी जैल सिंह ने। मतलब साफ था कि पंजाब जीतने के लिए कांग्रेस कट्टरपंथियों का साथ दे रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे जाकर यही लोग उसके जी का जंजाल बन जाएंगे। हुआ यूं कि 1980 का पार्लियामेंट इलेक्शन कांग्रेस ने जीता, जिसके बाद इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी। तब उन्होंने पंजाब की अकाली गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया और यहाँ दोबारा इलेक्शन करवाए। इन इलेक्शन में कांग्रेस की जीत हुई और सीएम बने दरबारा सिंह। कहते हैं कि अब भिंडरावाले जो चाहे वो कर सकता था। ये साबित तब हुआ जब निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह का मर्डर हो गया। कहते हैं कि रंजीत सिंह नाम के एक शख्स ने उन पर गोलियां चलाई थी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इसके पीछे भिंडरावाला का हाथ था। उन्हें मिलाकर टोटल 20 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। तब गिरफ्तारी से बचने के लिए भिंडरावाला गोल्डन टेम्पल के पास SGPC के गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गया। वो यहाँ के गुरु नानक निवास में रहने लगे। इधर उनकी गिरफ्तारी की खबर से पंजाब के हालात बिगड़ने लगे। लोगों का गुस्सा भड़क ना जाए, इस डर से जैल सिंह ने उन्हें निर्दोष करार दे दिया, जिसके बाद भिंडरावाला की हिम्मत और बढ़ गई। उन्होंने खुलेआम ऐलान किया कि वो गुरबचन सिंह के हत्यारों को सोने से तोलेंगे, जिसके बाद सिखों और निरंकारियों के बीच टेंशन और बढ़ गया। तब निरंकारी गुरु बाबा हरदेव सिंह आगे आए। उन्होंने अपने पिता के हत्यारों को माफ कर दिया। सिखों और निरंकारियों के बीच शांति बहाल करने के लिए उन्होंने अपने पिता की बरसी को मानव एकता मिशन के तौर पर मनाने का ऐलान किया। वहीं बाबा गुरबचन सिंह के मर्डरर रंजीत सिंह को 13 साल की सजा सुनाकर कोर्ट ने भी निरंकारियों का गुस्सा कम कर दिया। नतीजा ये रहा कि कुछ वक्त में ही सिख निरंकारी डिस्प्यूट ठंडे बस्ते में जाने लगा और तब भिंडरावाला नए मुद्दे की तलाश में जुट गया। कहते हैं कि उसी साल इंडिया में सेंसस होना था। तब उसने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। उसने लोगों से कहा कि वो अपनी नेशनल लैंग्वेज हिंदी नहीं बल्कि पंजाबी बताए। उसके डर से लोग ऐसा करने भी लगे, लेकिन उसके इस फरमान से हिंदुओं का गुस्सा भड़क गया। तब फेमस न्यूज़पेपर पंजाब केसरी के एडिटर लाला जगत नारायण ने इसका विरोध किया। वो अपने आर्टिकल्स में लगातार हिंदुओं को अपनी नेशनल लैंग्वेज हिंदी बताने के लिए कहते हैं कि भिंडरावाले और लाला जगत नारायण में पहले से दुश्मनी थी। उन्होंने एक केस में भिंडरावाले के खिलाफ गवाही भी दी थी। वो उसके खिलाफ खुलकर लिखते थे, लेकिन 9 सितंबर 1981 को लाला जगत नारायण का मर्डर कर दिया गया। इस बार भी इन्वेस्टिगेशन में भिंडरावाले का नाम आया और 4 दिन बाद उसके खिलाफ वारंट जारी हुआ। कहते हैं कि जब पंजाब पुलिस उसे अरेस्ट करने निकली तब वो हरियाणा के चंदोकला विलेज में भाषण दे रहा था। उसे गिरफ्तारी से बचाने के लिए खुद हरियाणा के सीएम भजन लाल ने कार भेजी, जिसमें बैठकर वो चौक मेहता पहुंचा। दूसरी तरफ उसके समर्थक पुलिस को रोकने के लिए सड़कों पर उतर आए। मजबूरन पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को लेफ्टिनेंट जनरल SK सिन्हा से टैंक मांगने पड़े। जब आर्मी ने टैंक नहीं दिए तो इन्होंने सीएम दरबारा सिंह को बताया। दरबारा सिंह ने भी सेना से टैंक भेजने की गुजारिश की, लेकिन उनकी भी एक ना चली। तब DIG DS मंगत और उनकी टीम ने हिम्मत दिखाई
और 15 सितंबर को वो चौक मेहता पहुंच गए। वहां उन्होंने भिंडरावाले को अरेस्ट किया, जिसके बाद पंजाब के हालात और बिगड़ गए। भिंडरावाले के सपोर्टर्स पहले ही सड़कों पर थे। इधर दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने भी कांग्रेस को विरोध की धमकी दी। वहीं दल खालसा के लोगों ने तो प्लेन तक हाईजैक कर लिया। ये बात 29 सितंबर 1981 की है, जब श्रीनगर से दिल्ली जाने वाले एयरक्राफ्ट फ्लाइट 423 ने उड़ान भरी। इस प्लेन में दल खालसा के 5 मेंबर्स बैठे थे, जो तेजी से खड़े हुए और सीधा कॉकपिट में जा घुसे। मजे की बात तो ये है कि इनके पास गन नहीं थी। इन्होंने कृपाण को ही पायलट के गले पर रखा और उसी से प्लेन हाईजैक कर लिया। लोगों को डराने के लिए उन्होंने अमरूद और संतरों को कपड़े में बांधा और ग्रेनेड के तौर पर पेश किया। उन्होंने धमकी दी कि अगर किसी ने होशियारी की तो वो ये ग्रेनेड यही फोड़ देंगे और पूरे प्लेन को उड़ा देंगे। इस तरह उन्होंने प्लेन में दहशत फैलाई और उसे डाइवर्ट करके लाहौर ले गए। उन्होंने भारत सरकार से $5 लाख कैश और भिंडरावाले की रिहाई की डिमांड की। तब भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने फोन लगाया पाकिस्तान को। उन दिनों पाकिस्तान पर जनरल जिया उल हक का राज था और सरप्राइजिंगली उन्होंने भारत की पूरी हेल्प करने का वादा किया। उन्होंने पाकिस्तानी कमांडोज को भेजकर हाईजैकिंग खत्म करवाई और सारे पैसेंजर्स को सही सलामत भारत भेज दिया। कहते हैं कि पाकिस्तान ने हाईजैकर्स को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो भारत की भलाई चाहता हो। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो 1981 में चंडीगढ़ में एक समिट हुआ था, जिसमें जिया उल हक का खासम खास गंगा सिंह ढिल्लो भी आया था। उन्होंने ये ऐलान किया था कि सिख एक अलग राष्ट्र है और इसे यूएन के एसोसिएट मेंबर की तरह माना जाए। इसके अलावा पाकिस्तान ने कई खालिस्तानियों को भी शेल्टर दे रखा था, लेकिन इस बात का पता दुनिया को ना लगे, इसलिए उसने हाईजैकिंग को खत्म करवाया। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के बाद भारत सरकार ने पहली बार खालिस्तान को सीरियसली लेना शुरू किया। इससे पहले जब इंदिरा गांधी से खालिस्तान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि खालिस्तान का अस्तित्व सिर्फ कनाडा और अमेरिका में है, लेकिन अब वो इसकी ताकत समझ गई थी। भारत सरकार ने दल खालसा को 10 साल के लिए बैन कर दिया, लेकिन सबूतों की कमी के चलते महीने भर बाद उन्हें भिंडरावाला को छोड़ना पड़ा। तब अपनी रिहाई को भिंडरावाले ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। वो बड़े शान से कहता था कि जो काम वो कई सालों से नहीं कर सका, इंदिरा गांधी ने उसे महीने भर में ही कर दिखाया। इस तरह उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट टारगेट करना शुरू किया। उसके आतंक का आलम ये था कि दिल्ली से मुंबई तक वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ बेखौफ घूमता और सरकार की हिम्मत तक नहीं थी कि वो उसका कुछ बिगाड़ सके। इधर विपक्ष में बैठे अकालियों ने भी वो ही किया जो एक वक्त पर कांग्रेस ने किया था। पंजाब में कांग्रेस गवर्नमेंट को परेशान करने के लिए इस बार उन्होंने भिंडरावाले से हाथ मिला लिया और मई 1981 में अकालियों ने अमृतसर के पवित्र शहर में तंबाकू बैन करने की मांग की। पंजाब में आए दिन विरोध प्रदर्शन होते, जिसे देख इंदिरा गांधी अकालियों से मीटिंग के लिए तैयार हो गईं। अकाली भी बातचीत के फेवर में थे। पहली मीटिंग में उन्होंने अपनी कई डिमांड्स रखी, जिसका जवाब सरकार ने दूसरी मीटिंग में दिया। फिर अकालियों ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच पानी के बंटवारे का मुद्दा उठाया, तो इसके लिए दिसंबर 1981 में इंदिरा ने तीनों राज्यों के बीच एक एग्रीमेंट सिग्नेचर करवा लिया। इस तरह पानी के बंटवारे का मुद्दा भी खत्म हो गया। तब अकाली नई डिमांड्स लेकर आ गए। इस तरह हर बार अकालियों की नई डिमांड से परेशान गवर्नमेंट ने थर्ड मीटिंग की कई मांगों को ये कहकर टाल दिया कि ये मांगे दूसरे स्टेट से भी रिलेटेड हैं, इसलिए सरकार इन पर विचार करेंगी। इससे अकाली खफा हो गए। उन्होंने मीटिंग के फेल होने की घोषणा कर दी और यहीं से पंजाब में हिंसा का दौर शुरू हो गया। 24 अप्रैल 1982 अकालियों ने नहर रोको मोर्चा शुरू किया। ठीक 2 दिन बाद अमृतसर में 2 जगहों पर गायों के कटे हुए सिर मिले, जिसका जिम्मा दल खालसा ने लिया। इससे हिंदुओं का गुस्सा भड़क गया और गवर्नमेंट को दल खालसा और नेशनल काउंसिल ऑफ खालिस्तान को बैन करना पड़ा। इस बैन के बाद पंजाब में मिलिटेंसी और बढ़ गई। खालिस्तानी लड़ाके बाइक सवार होकर हिंदू और निरंकारियों पर गोलियां चलाने लगे। तब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस को ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के चीफ अमरीक सिंह और थारा सिंह को अरेस्ट करना पड़ा। इधर भिंडरावाला फिर से गुरु नानक निवास में जा छिपे। अब पंजाब गवर्नमेंट का पूरा फोकस खालिस्तान पर आ गया। तभी अकालियों ने एक और दांव खेला और नहर रोको आंदोलन का नाम बदलकर धर्म युद्ध मोर्चा रख दिया। 4 अगस्त 1982 अकाली नेता प्रकाश सिंह बादल ने 300 लोगों के साथ सत्याग्रह किया, जिस पर उन्हें जनता का जबरदस्त सपोर्ट मिला। उनके समर्थन में 30,000 लोगों ने गिरफ्तारियां दी और आंदोलन को फैलते देख भिंडरावाला भी इसमें शामिल हो गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया 11 सितंबर को, जब पुलिस
कुछ सत्याग्रहियों को बस में बैठाकर थाने ले जा रही थी। ये बस एक ट्रेन से टकरा गई जिसमें 34 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद ये मोर्चा गांव-गांव में फैल गया। इससे अकालियों का बेस मजबूत हो गया। लेकिन यहाँ भी भिंडरावाला अपने चलाने लगे। वो चाहते थे कि इस आंदोलन के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट टारगेट किया जाए, लेकिन अकाली पंजाब पर ही फोकस करना चाहते थे। भिंडरावाले के पास लोगों का सपोर्ट था और अकालियों को डर था कि कहीं वो आंदोलन हाईजैक ना कर ले। इसलिए उन्होंने कांग्रेस के लीडर स्वर्ण सिंह से मदद मांगी। तब स्वर्ण सिंह ने अमरीक सिंह और थारा सिंह को रिलीज करवाने का वादा किया। उन्होंने भिंडरावाले को भी बातचीत के लिए मना लिया और सरकार से इनकी मीटिंग करवाई। इस मीटिंग में सरकार ने उनकी कुछ बातों को मान भी लिया, लेकिन कुछ डिमांड्स फिर से दूसरे स्टेट से रिलेटेड थी, इसलिए उन्हें आगे के लिए छोड़ दिया गया। नतीजा ये रहा कि मीटिंग फिर फेल हो गई और सारी मेहनत बेकार गई। पंजाब के ये नेता अपना गुस्सा दिखाने का सही मौका खोज रहे थे और ये मौका मिला उन्हें नवंबर में जाकर। 19 नवंबर से दिल्ली में एशियन गेम्स होने वाले थे, जिनकी तैयारी की जिम्मेदारी इंदिरा ने अपने बड़े बेटे राजीव गांधी को दी थी। क्योंकि भारत पूरे 30 साल बाद इन खेलों को होस्ट करने वाला था, इसलिए नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया की निगाहें भी दिल्ली पर थीं। अकाली जानते थे कि अगर वो दिल्ली में प्रोटेस्ट करेंगे तो उन्हें जबरदस्त मीडिया कवरेज मिलेगा, इसलिए उन्होंने दिल्ली की तरफ मार्च किया। इधर भिंडरावाले ने भी ऐसे ही प्रोटेस्ट की चेतावनी दी, जिससे डरकर सरकार ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर को सील कर दिया। राजीव के कहने पर हरियाणा पुलिस के जवानों ने इतने तगड़े तरीके से तलाशी ली कि लोग टॉर्चर होने लगे। 1965 की जंग के हीरो एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह, 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के हीरो जगजीत सिंह अरोड़ा तक को नहीं बख्शा गया। जगजीत सिंह ने तो 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स का सरेंडर करवाया था, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। पुलिस अफसर, कांग्रेस लीडर या हो सेना के अधिकारी, जिसके सिर पर पगड़ी थी, हरियाणा पुलिस ने उसकी अच्छे से तलाशी ली। टोटल 1500 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिससे सिखों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तब दिसंबर 1982 में अकाली लीडर हरचंद सिंह लोंगोवाल ने गोल्डन टेम्पल में रिटायर्ड आर्मी पर्सन की एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में 5000 आर्मी पर्सन शरीक हुए। इस खबर का पता चलते ही सरकार ने फिर अकालियों से बातचीत की, लेकिन इस बार उन्होंने भिंडरावाले को नहीं बुलाया। इससे खफा भिंडरावाले ने अपनी एक टीम बनाई और खुद की एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाने लगा। वो अपना कोर्ट लगाता, लोगों के मामले सुलझाता और उसका फैसला सबको मानना पड़ता, और अगर कोई नहीं मानता तो उसकी किलर स्क्वाड मनवा देती। इस तरह भिंडरावाले का खौफ बरकरार रहा। ये देख अप्रैल 1983 में अकालियों ने उसे फिर से साथ ले लिया। उसी की तर्ज पर लोंगोवाल ने 1 लाख लोगों की आर्मी मार्जीवरे स्क्वाड बनाई। तभी 25 अप्रैल को एक सिख मिलिटेंट ने अवतार सिंह अटवाल का मर्डर कर दिया। अवतार सिंह पंजाब पुलिस के डीआईजी थे। वो गोल्डन टेम्पल के दर्शन करने गए थे। जब उन्हें गोली मारी गई तो खौफ का आलम यह था कि कई घंटों तक कोई उनकी लाश उठाने भी नहीं आया। तब सीएम दरबारा सिंह ने भिंडरावाले को फोन किया और लाश उठाने देने की रिक्वेस्ट की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उस वक्त दरबारा सिंह भिंडरावाले पर एक्शन चाहते थे। उन्होंने खुद सेंट्रल गवर्नमेंट से गुरु नानक निवास में पुलिस घुसाने की परमिशन मांगी, क्योंकि वो गोल्डन टेम्पल का पार्ट नहीं था। लेकिन होम मिनिस्टर जैल सिंह ने इसके लिए मना कर दिया, जिसके बाद खालिस्तानियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो अपने विरोधियों को चुन चुनकर ठिकाने लगाने लगे। अगस्त से सितंबर तक गुरु नानक निवास के सीवर से लगातार डेड बॉडीज मिलती रहीं, जिससे पूरे पंजाब में रूमर फैल गया कि भिंडरावाले की एक हिट लिस्ट है और जिसका भी नाम इसमें आएगा उसका मरना तय है। इधर अमरीक सिंह और थारा सिंह जैसे नेताओं ने भी जेल से बाहर आकर हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। नतीजा ये रहा कि पूरे पंजाब में हिंदुओं पर अटैक होने लगे। लुधियाना के एक गांव में मॉर्निंग वॉक पर निकले हिंदुओं के एक ग्रुप पर फायरिंग की गई। कपूरथला के पास एक बस को हाईजैक करके उसमें सवार 6 हिंदुओं को गोलियों से भून दिया गया। हालात बेकाबू होता देख 6 अक्टूबर को इंदिरा गांधी सरकार ने पंजाब की गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया, जिसके बाद पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा और अब बारी थी खालिस्तान के सफाई की। कहते हैं कि सबसे पहले रॉ ने भिंडरावाले को गोल्डन टेम्पल से बाहर निकालने का प्लान बनाया। अपनी बुक द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी में रॉ ऑफिसर जीबीएस सिद्धू बताते हैं कि उस वक्त रॉ में कमांडो यूनिट होती थी, जिसमें 150 जवान थे। ये यूनिट MI हेलीकॉप्टर्स का भी यूज कर सकती थी। प्लान ये था कि 2 MI हेलीकॉप्टर सबसे पहले गोल्डन टेम्पल पहुंचेंगे। यहाँ से रॉ के कमांडो गोल्डन टेम्पल के लंगर की छत पर उतरेंगे। भिंडरावाला रोजाना शाम को यहीं पर स्पीच देता था। यहीं से उसे उठाकर स्वर्ण मंदिर से बाहर लाया जाएगा।
इसके लिए रॉ ऑफिसर्स कभी जर्नलिस्ट तो कभी भक्त बनकर गोल्डन टेम्पल के अंदर गए और वहां रेकी की। उन्होंने मंदिर का पूरा लेआउट तैयार किया। भिंडरावाले के शूटर आसमान में ही कमांडोज को छलने ना कर दे, इसलिए उन्होंने कमांडोज को 3 यूनिट में बांटा, जिसमें से एक को लंगर की छत पर उतरना था और बाकी बचे 2 को उन्हें प्रोटेक्शन देना था। इस ऑपरेशन के लिए रॉ ने ब्रिटेन से भी हेल्प मांगी और क्योंकि इसे दिन ढलने के बाद अंजाम दिया जाना था, इसलिए इसका नाम रखा ऑपरेशन सनडाउन। इस तरह ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले ही ऑपरेशन सनडाउन की तैयारी पूरी हो चुकी थी। बस इंतजार था तो इंदिरा गांधी की परमिशन का। अप्रैल 1984 पीएम हाउस में इंदिरा गांधी और रॉ की मीटिंग हुई। तब ये पूरा प्लान उन्हें बताया गया। इस पर इंदिरा ने पूछा कि इस प्लान में कितने लोग इंजर्ड हो सकते हैं। तब डीजीएस राम टेकचंद नागरानी बोले 20% कमांडो और दोनों हेलीकॉप्टर। इस पर इंदिरा ने फिर पूछा कि कितने सिविलियन इंजर्ड हो सकते हैं, जिसका जवाब रॉ के पास नहीं था। ऐसे में इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन को डिसमिस कर दिया। हालांकि सवाल ये आता है कि फिर 2 महीने बाद ही ऐसा क्या हुआ कि सरकार ने गोल्डन टेम्पल में टैंक घुसा दिए। इसका जवाब जानने के लिए आपको एक और कहानी सुननी होगी। साल 1984 की शुरुआत की बात है। पंजाब में लगातार वायलेंस हो रही थी। इधर भिंडरावाला नानक निवास को छोड़कर 15 दिसंबर 1983 को ही अकाल तख्त में शिफ्ट हो गया था। अकाल तख्त माने कि वो सिंहासन जो अनंत काल के लिए बना हो। इसे 17वीं सदी में बनवाया गया था। ये मुगलों की गद्दी से 1 फुट ऊंचा था ताकि उन्हें बताया जा सके कि भगवान का सिंहासन बादशाहों से भी ऊपर होता है। अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोबिंद सिंह ने की थी और ये 5 तख्तों में सबसे पहला तख्त था, क्योंकि अकाल तख्त सिखों के लिए पॉलिटिकल और रिलीजियस दोनों पॉइंट से इंपॉर्टेंट था, इसलिए भिंडरावाले के लिए ये बिल्कुल सेफ जगह थी। अब वो यहाँ अपना दरबार लगाकर हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलता। उसके स्पीच की रिकॉर्डिंग गांव-गांव तक पहुंचाई जाती। उसने हर गांव में 3-3 लोगों की टीम तैनात कर रखी थी जो मिलिटेंसी फैलाने में उसकी हेल्प करती। हालात ये हो गए थे कि वो खुलेआम इंदिरा गांधी को वार्निंग देने लगा था। वो कहता कि हम तो माचिस की तिल्ली है जो ठंडी है, पर आप जलाएंगे तो लपटे तो निकलेगी ही। पुलिस उसे इसलिए नहीं पकड़ पा रही थी क्योंकि वो अकाल तख्त में छिपा था। अब वो गुरु नानक निवास से अकाल तख्त कैसे पहुंचा, इसके पीछे एक अलग कहानी है। दरअसल हुआ यूं कि उन दिनों खालिस्तान के अलग अलग गुटों में आपसी लड़ाई भी चल रही थी। निरंकारी समागम में मारे गए फौजा सिंह की बीवी अमरजीत कौर खुलेआम भिंडरावाले को कायर कह रही थी। बब्बर खालसा के लोग उसे गुरु नानक निवास से निकालने पर तुले थे। ऐसे में वो एसजीपीसी के चीफ जीएस टोहरा की हेल्प से अकाल तख्त शिफ्ट हो गया। कहते हैं कि अगर उसे गुरु नानक निवास से ही अरेस्ट कर लिया जाता तो हो सकता था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की नौबत ही ना आती, लेकिन उस वक्त सीएम दरबारा सिंह को एक्शन लेने से रोक लिया गया। नतीजा ये रहा कि भिंडरावाला अकाल तख्त शिफ्ट हो गया और उसे अरेस्ट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। कहते हैं कि दूसरी तरफ हिंदुओं का गुस्सा भी लगातार बढ़ता जा रहा था। तभी तो 8 फरवरी 1984 को जब अकाली दल ने हड़ताल बुलाई तो हिंदू सुरक्षा समिति ने भी उसके बराबर हड़ताल कर दी, जिसके बाद हरियाणा में दंगे भड़क गए और सीएम भजनलाल ने हिंदुओं का धैर्य जवाब दे रहा है, इसलिए वे किसी भी समय बदला ले सकते हैं कहकर आग में घी डाल दिया। कहते हैं कि इन राइट्स में 80 लोग मारे गए। डर के मारे हरियाणा के सिख व्यापारी पंजाब में और पंजाब के हिंदू व्यापारी हरियाणा शिफ्ट होने लगे। जो बच गए थे वो भेष बदलकर रहने पर मजबूर हो गए। दहशत के इस माहौल का फायदा उठाकर भिंडरावाले और उसके लोगों ने गोल्डन टेम्पल में हथियार जमा करने शुरू कर दिए। वो AK-47 जैसी गन और ग्रेनेड को दूध के बर्तन और अनाज की बोरियों में छिपाकर स्वर्ण मंदिर लाते और यहाँ इनके इस्तेमाल की ट्रेनिंग उन्हें देते मेजर जनरल शाहबेग सिंह। शाहबेग सिंह की कहानी जानने के लिए हमें चलना होगा पंजाब के खेला गांव में, जहाँ एक जाट सिख परिवार में वो पैदा हुए। बचपन से ही शाहबेग को पढ़ने का शौक था। वो 7 लैंग्वेज बोल सकते थे। वो अच्छे एथलीट थे। 5 फुट 8 इंच उनकी हाइट थी और आर्मी ज्वाइन करना उनका सपना था। ये सपना पूरा भी हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर तक इंडिया के लिए उन्होंने कई जंग लड़ी। कहते हैं कि 1971 में तो वो अंडरग्राउंड हो गए और एक टेलर बनकर पाकिस्तान को चकमा दिया। उन्होंने ही मुक्ति बाहिनी को ट्रेंड किया। उनके कैंप में जिया उर रहमान और मोहम्मद मुश्ताक जैसे लोग थे जो आगे चलकर बांग्लादेश के प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ बने।
जनरल सैम मानेकशॉ को उन पर बहुत भरोसा था। उन्होंने चटगांव पोर्ट पर पाकिस्तान के 5 वॉरशिप छलनी किए थे, जिसके बाद पाकिस्तान ने उनके सर पर 10 लाख का इनाम रखा था। 1971 की जंग में जनरल शाहबेग सिंह के कंट्रीब्यूशन के कारण उन्हें परम विशिष्ट सेवा का मेडल भी मिला। फिर सवाल ये आता है कि इतना देशभक्त शख्स खालिस्तानी कैसे बन गया? तो ये जानने के लिए हमें चलना होगा उत्तर प्रदेश। कहते हैं कि अपनी सर्विस के आखिरी दिनों में वो यूपी के ही बरेली में डिविजनल कमांडर थे। उनके अंडर 2-3 ट्रेनिंग सेंटर आते थे, जहां की ऑडिट रिपोर्ट में पता चला कि वहां कुछ फाइनेंशियल गड़बड़ियां की गई है। शाहबेग ने इसकी जांच शुरू की तो कई ऑफिसर्स उनसे नाराज हो गए। उन्होंने मिलकर शाहबेग सिंह पर ही करप्शन के चार्जेस लगा दिए और रिटायरमेंट से ठीक 1 दिन पहले उन्हें आर्मी से डिसमिस कर दिया गया। शाहबेग पर एलिगेशन थे कि उन्होंने घर बनाने में अनाप शनाप जो पैसा लगाया है उसका हिसाब उनके पास नहीं है। जबलपुर से ट्रांसफर के वक्त उन्होंने एक सिल्वर साल्वर गिफ्ट में ली है, जिसका प्राइस 2500 रुपए था। कहते हैं कि करप्शन के इस तरह के और भी कई चार्जेस लगने की वजह से उनकी नौकरी तो गई ही, पेंशन भी रुक गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार पर अमृतसर मिसेस गांधीज लास्ट बैटल लिखने वाले सतीश जैकब बताते हैं कि इसी वजह से शाहबेग सिंह सरकार से नफरत करने लगे। करप्शन के चार्जेस के खिलाफ उन्होंने कोर्ट में केस किया और जीता भी। उन पर लगे सारे आरोप झूठे साबित हुए, लेकिन इंसाफ मिलने के बावजूद उनके मन से नफरत कम नहीं हुई। तब मन की शांति के लिए उन्होंने धर्म का सहारा लिया और स्वर्ण मंदिर में उनकी मुलाकात हुई जर्नैल सिंह भिंडरावाला से। कहते हैं कि सरकार से बदला लेने के लिए वो भिंडरावाले के मिलिट्री एडवाइजर बन गए। अब शाहबेग सिंह भिंडरावाला के साथ गोल्डन टेम्पल में ही रहते और स्वर्ण मंदिर की रक्षा करते। उनके बेटे प्रभुपाल सिंह बताते कि शाहबेग सिंह गुरिल्ला टैक्टिक्स के हो ची मिन्ह थे। उन्होंने तहखाने और मेन हॉल के नीचे अपने लड़ाकों को तैनात कर भारतीय सैनिकों के पैरों को निशाना बनाने के लिए कहा। ज्यादातर भारतीय सैनिकों के पैरों में ही गोलियां लगी। उनको पता ही नहीं था कि ये गोलियां आ कहां से रही थी। कहते हैं कि शाहबेग सिंह की ट्रेनिंग ही थी कि खालिस्तानियों ने इंडियन आर्मी को टफ फाइट दी। लेकिन सवाल आता है क्यों? आर्मी को गोल्डन टेम्पल में घुसना ही क्यों पड़ा? तो दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है 14 अप्रैल से, जब भिंडरावाले की किलर स्क्वाड के एक मेंबर सुखविंदर सिंह सोढ़ी को गोल्डन टेम्पल के बाहर शूट कर दिया गया। भिंडरावाले को लगा कि इसमें अकालियों का हाथ है, इसलिए उसने सुखविंदर सिंह छिंदा और बलजीत कौर को मरवा दिया। अब भिंडरावाले और अकाली आमने सामने आ गए। तब अकाली लीडर लोंगोवाल ने सीनियर सिख नेताओं की मीटिंग बुलाई, जिसमें 140 नेता शामिल हुए। इनमें से 60 ने भिंडरावाला का सपोर्ट किया, जिससे अकाली और भिंडरावाला के बीच वर्चस्व की जंग छिड़ गई। इधर आने वाले 10 महीनों में पंजाब में इलेक्शन होने वाले थे। ऐसे में इंदिरा ने बातचीत की आखिरी कोशिश की। इस बार उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव को मीडिएटर बनाया, जिन्होंने पंजाब को चंडीगढ़ के बदले अबोर सिटी देने का ऑफर दिया। अकाली इसके लिए मान भी गए, लेकिन भिंडरावाला तैयार नहीं हुआ। इससे लोगों का सपोर्ट भिंडरावाला को मिलने लगा। तब लोंगोवाल ने एक नया दांव खेला और ये ऐलान कर दिया कि पंजाब का गेहूं अब स्टेट के बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो सरकार को टैक्स ना दे। इधर गवर्नमेंट को लगातार पंजाब में हिंदुओं के मर्डर की खबरें भी मिलती रहती। खालिस्तानी चाहते थे कि हिंदू और सिखों में दंगा भड़के, ताकि हिंदू पंजाब छोड़ दे और दूसरे स्टेट्स के सिख यहाँ आकर बस जाएं। तब भी इंदिरा गांधी ने उनसे बातचीत से ही मामला सुलझाना चाहा। 2 जून को उन्होंने खालिस्तानियों से आखिरी अपील की, लेकिन जब इसका भी कोई असर नहीं हुआ तो फाइनली उन्होंने गोल्डन टेम्पल में आर्मी भेजने का फैसला लिया। 31 मई 1984 मेरठ में 9 इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल कुलदीप बुलबुल बराड़ अपनी वाइफ के साथ मनीला जाने के लिए दिल्ली की तरफ रवाना हुए। तभी उन्हें अचानक एक फोन आया। फोन पर उन्हें तुरंत चंडीगढ़ पहुंचने के लिए कहा गया, जहां उन्हें बताया गया कि उन्हें ऑपरेशन ब्लू स्टार कमांड करना है, वरना पंजाब हाथ से निकल जाएगा। इसके बाद वो अमृतसर गए और ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी। ऑपरेशन से ठीक पहले अमृतसर की सारी फोन लाइनें बंद कर दी गई, ताकि पंजाब का कोई भी लीडर किसी से भी बात ना कर सके। तमाम जर्नलिस्ट को शहर से बाहर निकाल दिया गया। कहते हैं कि भिंडरावाला गुरुद्वारे के लंगर की छत पर बैठकर ये कहता था कि अगर उसे पकड़ने की कोशिश की गई तो वो खेतों को पार करके पाकिस्तान भाग जाएगा। इसलिए पाकिस्तान बॉर्डर को भी सीज कर दिया गया और गोल्डन टेम्पल में रह रहे लोगों से बाहर आने की अपील की गई। अब तक खालिस्तानी समझ गए थे कि अंत करीब है, इसलिए उन्होंने भी तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने लोगों को बाहर आने से रोका, ताकि ह्यूमन शील्ड की तरह वो उनका यूज कर पाए। दिन 5 जून 1984 शाम के 7 बजे इंडियन आर्मी गोल्डन टेम्पल में घुसी।
लेकिन घुसते ही चारों तरफ से उन पर फायरिंग होने लगी। हैरानी की बात तो ये थी कि गोलियां सीने पर नहीं बल्कि जवानों के पैरों पर लग रही थी, जिससे उन्हें समझ आ गया कि खालिस्तानी लड़ाके गड्ढों में छिपे हैं। कहते हैं कि ये जनरल शाबेग सिंह का दिमाग था। उन्होंने मंदिर में एक खाई खोदी और सारे खालिस्तानी उसमें लेट गए। इन्होंने अपनी बंदूकें बाहर रखी, जिससे वो ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे। जनरल शाबेग सिंह की ये ट्रिक बड़ी खतरनाक थी। इससे भारतीय जवानों की गोलियां खाली जा रही थी और खालिस्तानियों की गोलियां हमारे जवानों के पैरों में लग रही थी। रेंग कर आगे बढ़ना तो बिल्कुल नामुमकिन था, क्योंकि तब गोली सीधा सिर में लगती। ऐसे में खालिस्तानियों को चकमा देने के लिए आर्मी के जवानों ने स्टन ग्रेनेड फेंके, लेकिन उन्होंने पहले से ही हर खिड़की और झरोके पर मिट्टी के बोरे लगा रखे थे। इससे हुआ ये कि ग्रेनेड कमरों के बजाय बाहर के कोर्टयार्ड में ही गिर गए और वहां इतना धुआं हो गया कि आर्मी के जवानों को ही दिखना बंद हो गया। इस तरह रात भर दोनों में फायरिंग चलती रही, लेकिन खालिस्तानी फिर भी डटे रहे। मजबूरी में जनरल बराड़ को टैंक की डिमांड करनी पड़ी, क्योंकि उन्हें डर था कि सुबह होते ही हजारों लोग आ जाएंगे और चारों तरफ से फौज को घेर लेंगे। कहते हैं कि टैंक्स में बहुत ही पावरफुल जिनोन या हेलोजन बल्ब फिट होते हैं, जिनकी रोशनी से आंखें चौंधिया जाती है। आर्मी का प्लान ये था कि टैंकों की रोशनी खालिस्तानियों को कुछ देर के लिए अंधा कर देगी और तब हमारे जवानों को अटैक करने का चांस मिल जाएगा। लेकिन जब टैंक भी उन्हें बाहर नहीं निकाल पाए, तब अकाल तख्त पर ही अटैक करना पड़ा। कहते हैं कि आर्मी ने टैंक से अकाल तख्त पर फायर किया, जिसके कुछ देर बाद 30 से 40 लोग भागकर बाहर आए। इसी के साथ फायरिंग भी बंद हो गई। तब इंडियन आर्मी के जवान अंदर गए, जहां उन्हें भिंडरावाले और जनरल शाबेग सिंह की लाशें मिली। लेकिन पाकिस्तान ने क्लेम किया कि भिंडरावाला उनके पास हैं और वो 30 जून को उन्हें टीवी पर दिखाएंगे। रूमर फैल गया कि भिंडरावाले बच निकले हैं, लेकिन ये कोरा झूठ था। इंडियन आर्मी ने उनका शव उनके परिवार वालों को दिया। परिवार वालों ने उनका फ्यूनेरल किया। अगले दिन आर्मी ने बाकी मिलिटेंट्स को भी अरेस्ट कर लिया और इसी के साथ ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हो गया। इस पूरे ऑपरेशन में सेना के 83 जवान और 429 मिलिटेंट मारे गए। हरमिंदर साहिब और अकाल तख्त को काफी नुकसान पहुंचा, जिसकी तस्वीरें देख लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इसीलिए जब सरकार ने इसे दोबारा बनवाने की पेशकश की, तब सिखों ने इससे इनकार कर दिया। उनका गुस्सा देख इंटेलिजेंस ने इंदिरा गांधी को उनकी सिक्योरिटी में लगे सिख बॉडीगार्ड्स को चेंज करने की एडवाइस भी दी, लेकिन इंदिरा ने इसे भेदभाव बताकर ऐसा करने से मना कर दिया। तब 31 अक्टूबर को उन्हीं सिख बॉडीगार्ड्स ने इंदिरा को गोलियों से भून कर रख दिया और उनकी मौत के बाद दिल्ली समेत नॉर्थ इंडिया के बड़े एरिया में सिख विरोधी दंगे भड़क गए। इंदिरा के बाद उनके बेटे राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। तब उन्होंने पंजाब को अपनी प्रायोरिटी बनाया और अकालियों से फिर बातचीत शुरू की। 1985 में उन्होंने अकाली लीडर लोंगोवाल के साथ राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड साइन किया, जिसमें कहा गया था कि 26 जनवरी 1986 को चंडीगढ़ पंजाब में मिला दिया जाएगा। लेकिन कुछ सिख मिलिटेंट्स ने लोंगोवाल का ही मर्डर कर दिया। इधर सीएम भजनलाल ने राजीव को समझाया कि अगर वो ऐसा करते हैं तो हरियाणा के हिंदू उन्हें कतई वोट नहीं देंगे। नतीजा ये रहा कि राजीव भी पीछे हट गए। इसके ठीक एक साल बाद दमदमी टकसाल और सारखू नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन ने सरबत खालसा की मीटिंग बुलाई। सरबत खालसा यानी कि सिखों की पार्लियामेंट। गुरु गोबिंद सिंह के समय से ही ये सभा होती थी, जिसके आखिर में गुरु माता यानी कि आदेश दिया जाता था, जिसे सभी सिखों को मानना पड़ता था। 1805 में महाराजा रणजीत सिंह ने इसे बंद कर दिया, लेकिन 1986 में इसमें शामिल होने 6 लाख से भी ज्यादा सिख पहुंचे थे। ये मीटिंग हुई अमृतसर में, जहां सरबत खालसा ने खालिस्तान बनाने के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान किया। इसके लिए उन्होंने खालिस्तानी कमांडो फोर्स नाम से अपनी एक आर्मी बनाई, साथ ही SGPC को डिसमिस करने का ऐलान किया। उन्होंने साफ कहा कि यह अकाल तख्त नहीं बल्कि सरकार तख्त है, क्योंकि इसे बनाने में सरकार का पैसा भी लगा है। साथ ही उन्होंने अकाल तख्त के पीछे खड़े होकर 22 गोलियां दागी, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी जाने वाले 21 तोपों की सलामी से एक ज्यादा थी। मतलब साफ था कि भिंडरावाला और इंदिरा गांधी के जाने के बावजूद पंजाब से खालिस्तान का पूरी तरह से सफाया नहीं हुआ था। फिर सवाल आता है कैसे? आखिर कैसे भारत ने खालिस्तान की जड़ें काटी? क्या थी कहानी ऑपरेशन ब्लैक थंडर की, जिसने खालिस्तान का सफाया किया? कैसे भारत सरकार ने सिखों को राजी किया और कैसे खालिस्तान विदेशों में, स्पेशली कनाडा में पहुंचा? इतिहास बताता है कि कनाडा हमेशा खालिस्तान के कारण भारत से रिलेशन खराब करता आया है। लेकिन क्यों?
कनाडा के खालिस्तानी कनेक्शन की पूरी कहानी भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमें कमेंट करके बताना होगा। साथ ही ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी। हम मिलेंगे आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।